प्रयाग के आसपास के गांवों से जो खबरें आ रही थीं, वो डरावनी थीं। कई घरों में घुसने की नाकाम कोशिशें और सड़कों पर ताजा पग चिन्ह। ये साफ था, आदमखोर अब भी यहीं कहीं था। इबॉटसन के पहुंचने के कुछ ही दिन बाद खबर आई कि एक गाय मारी गई है, रुद्रप्रयाग से 2 मील दूर, उस गांव के पास जहां मैं पहले अखरोट के पेड़ पर बैठा था। हम गांव पहुंचे और जो देखा उसने रोंगटे खड़े कर दिए। एक कमरे वाले घर का दरवाजा तेंदुए ने तोड़ डाला था। अंदर कई गायें थीं। एक को मारकर दरवाजे तक घसीटा, लेकिन बाहर नहीं निकाल पाया। वहीं चौखट पर छोड़ दिया। पेट भर कर खा चुका था। घर गांव के बीचों बीच था। हमने आसपास देखा और पाया कि कुछ ही गज दूर एक दीवार में छेद करके हम उस शव पर नजर रख सकते थे। जिस घर की दीवार में छेद किया गया वो उसी आदमी का था जिसकी गाय मारी गई थी। वो हमारी योजना में पूरा सहयोग देने को तैयार था। शाम होते ही हमने खुद को उस कमरे में बंद कर लिया। दरवाजा मजबूती से बंद, हाथ में सैंडविच और चाय। फिर शुरू हुई रात की पहरेदारी। बारी बारी से उस दीवार के छेद से निगरानी, लेकिन पूरी रात तेंदुए की कोई आहट नहीं मिली। दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश हैं। अगर आपको ऐसी रोमांचक और रहस्यमय जंगल की कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और भी थ्रिलिंग जंगल कहानियां लेकर आते रहें। मोहित जी, सैयद हैदे जी, सुभाष जी, अमन रावत जी, जैमन पंजाबी जी और ब्लैक रोज जी, आपके अद्भुत कमेंट्स के लिए दिल से धन्यवाद। आपकी सराहना हमें प्रेरणा देती है और हमारी कहानी कहने की ऊर्जा को दोगुना कर देती है। दोस्तों, आप सभी दिल से इन कहानियों को सुनते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन बहुत से प्यारे श्रोता लाइक या सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपका छोटा सा प्रयास, चैनल को सब्सक्राइब करना और कहानी को लाइक करना, हमें अपार प्रेरणा देता है और अगली कहानी लाने की ताकत भी। तो अगर ये कहानियां सचमुच आपके दिल को छूती हैं तो अपने ही चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक देकर हमें हौसला जरूर दें, क्योंकि आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सुबह जब बाहर निकले, गांव वाले हमें पूरे गांव में ले गए। वो गांव काफी बड़ा था। उन्होंने हमें दरवाजों और खिड़कियों पर तेंदुए के पंजों के निशान दिखाए। सालों से वो इन घरों में घुसने की कोशिश करता रहा था। एक दरवाजा ऐसा था जिस पर सबसे गहरे और सबसे ज्यादा पंजों के निशान थे। वही दरवाजा था जहां तेंदुआ एक बार अंदर घुसा था, उस कमरे में जहां 40 बकरियां और एक लड़का बंद थे। कुछ ही दिन बाद एक और गाय मारी गई, एक छोटे से गांव में जो बंगले से कुछ 100 गज ऊपर पहाड़ी पर था। यहाँ भी वही कहानी दोहराई गई। गाय को घर के अंदर मारा गया, दरवाजे तक घसीटा गया और वहीं आंशिक रूप से खा लिया गया। उस दरवाजे के ठीक सामने 10 गज की दूरी पर एक नया भूसे का ढेर बना था, 16 फुट ऊंचा, लकड़ी के मंच पर 2 फुट ऊपर। अब यही ढेर हमारी अगली घात की जगह बनने वाला था। मौत फिर से उसी रास्ते पर लौट रही थी। सुबह सुबह खबर आई, एक और शिकार हुआ है। हमारे पास पूरा दिन था और जो मचान हमने उस शाम तक बनाया वो शायद अब तक का सबसे असरदार और सबसे कलात्मक था। सबसे पहले भूसे का ढेर पूरी तरह से खोल दिया गया। चारों ओर बांसों की एक मजबूत संरचना खड़ी की गई। इन बांसों के सहारे एक दूसरा छोटा मंच बनाया गया, नीचे वाले मंच से 4 फुट ऊपर। फिर 2 इंच की जाली से पूरी संरचना को लपेटा गया। सिर्फ नीचे के मंच और जमीन के बीच की जगह खुली छोड़ी गई। जाली में भूसे की लटें फंसाई गईं और मंच के नीचे और चारों ओर थोड़ा भूसा फैला दिया गया, ठीक वैसे ही जैसे पहले था। जब उस भूसे के ढेर का एक मालिक जो 2 दिन से गांव से बाहर था
वापस लौटा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसका ढेर छुआ भी गया है। जब तक उसने हाथ से टटोल कर देखा और पास के खेत में बनाए गए दूसरे ढेर को नहीं देखा, तब तक वो मानने को तैयार नहीं था। सूरज डूबते ही हम उस छेद से रेंगते हुए मचान में घुसे और अंदर से रास्ता बंद कर लिया। इबॉट्सन मुझसे थोड़ा छोटा था, इसलिए उसने ऊपर वाला मंच लिया। हम दोनों ने भूसे में एक एक छोटा छेद बनाया गोलियां चलाने के लिए। तेंदुए के आने के बाद हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे, इसलिए तय हुआ जो पहले देखेगा वही गोली चलाएगा। रात चांदनी से भरी थी, बिजली की रोशनी की जरूरत नहीं थी। गांव में खाना खा लेने के बाद आवाजें धीमी पड़ गईं और रात के करीब 10 बजे मैंने सुना तेंदुआ पहाड़ी से नीचे आ रहा है। वो सीधे उस भूसे के ढेर तक आया, कुछ पल रुका और फिर रेंगता हुआ मेरे नीचे वाले मंच के नीचे घुस गया। अब मेरे और उसके सिर के बीच सिर्फ एक लकड़ी की पट्टी थी। वो वहीं रुका एक लंबा मिनट, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मैं तैयार था। जैसे ही वो बाहर निकलता 3-4 फुट की दूरी से एक आसान निशाना मिलता, लेकिन तभी ऊपर वाले मंच से एक जोरदार चरमराहट हुई। तेंदुआ दाएं तरफ भागा जहां मैं उसे देख नहीं सकता था और फिर पहाड़ी पर चढ़ गया। वो चरमराहट इबॉट्सन की थी, जिसने अपने दोनों पैरों की तेज अकड़न से राहत पाने के लिए करवट बदली थी। तेंदुआ डर गया और उस रात और अगली रात वापस नहीं आया। 2 रात बाद रुद्रप्रयाग बाजार से कुछ ही 100 गज ऊपर फिर एक गाय मारी गई। गाय का मालिक अकेला रहता था एक एकांत घर में, जिसमें सिर्फ एक कमरा था। उस कमरे को लकड़ी की टूटी फूटी पट्टियों से 2 हिस्सों में बांटा गया था, एक रसोई और एक बैठक। रात के किसी पहर रसोई से आती आवाज ने उसे जगा दिया। वो दरवाजा बंद करना भूल गया था। चांदनी की हल्की रोशनी उस खुले दरवाजे से भीतर आ रही थी और उसी रोशनी में उस आदमी ने देखा तेंदुआ। वो लकड़ी की दरारों से झांक रहा था और एक एक पट्टी को नोचने की कोशिश कर रहा था। वो आदमी सांस रोके, पसीने में भीगा, चुपचाप लेटा रहा। तेंदुआ एक एक पट्टी पर जोर आजमाता रहा, लेकिन जब कोई कमजोर जगह नहीं मिली, तेंदुआ रसोई से बाहर चला गया और फिर घर की दीवार से सटे घास की झोपड़ी में बंधी गाय को मार डाला। रस्सी तोड़ी, गाय को थोड़ी दूर घसीटा और खुले में छोड़ दिया। पेट भरकर खा चुका था। उस जगह से 20 गज दूर पहाड़ी के किनारे एक बड़ा पेड़ था। उसकी ऊपरी शाखाओं में एक भूसे का ढेर बना था, एक प्राकृतिक मचान। उस मचान से नीचे सैकड़ों फुट की खाई थी और वहीं बैठने का फैसला किया गया। इबॉट्सन और मैं। सरकार ने कुछ दिन पहले हमें एक जिन ट्रैप भेजा था आदमखोर को पकड़ने के लिए। वो जाल 5 फुट लंबा, 80 पाउंड वजनी, अब तक का सबसे डरावना उपकरण था जो मैंने देखा। उसके जबड़े 3 इंच लंबे नुकीले दांतों से लैस 24 इंच तक फैलते थे। उसे खोलने के लिए 2 आदमी चाहिए थे। इतनी ताकतवर स्प्रिंग लगी थी उसमें। अब मौत को ललकारने की तैयारी पूरी थी, लेकिन क्या वो फिर लौटेगा? और अगर लौटा तो क्या इस बार बच पाएगा? तेंदुआ जब शिकार छोड़कर गया था, उसने एक पगडंडी पकड़ी, 40 गज चौड़ा खेत, फिर 3 फुट की ऊंचाई चढ़कर एक और खेत जो एक घने झाड़ीदार पहाड़ी से घिरा था। उसी 3 फुट की चढ़ाई पर हमने जाल बिछाया ताकि तेंदुआ सीधा उस पर कदम रखे। हमने पगडंडी के दोनों ओर कांटेदार टहनियां लगा दी। जाल से एक आधा इंच मोटी लोहे की जंजीर जोड़ी गई थी, जिसके अंत में 3 इंच का एक लोहे का छल्ला था। उस छल्ले में एक मजबूत खूंटी ठोंकी गई जाल को जमीन से बांधने के लिए। सब तैयारियां पूरी होने के बाद जीन इबॉट्सन आदमियों के साथ बंगले लौट गया और हम दोनों चढ़े उस भूसे के ढेर पर जहां से पूरी जगह पर नजर रखी जा सकती थी। हमने सामने एक लकड़ी बांधी, उस पर थोड़ा भूसा लपेटा ताकि एक पर्दा बन जाए। फिर हम बैठ गए।
पूरी उम्मीद थी कि इस बार तेंदुआ बच नहीं पाएगा। शाम होते ही आसमान पर घने बादल छा गए। चांद रात 9 बजे से पहले नहीं निकलने वाला था, इसलिए हमें शूटिंग के लिए बिजली की रोशनी पर निर्भर रहना पड़ा। वो लाइट भारी और झंझट भरी थी। इबॉटसन ने जिद की कि गोली मैं चलाऊं, तो मैंने किसी तरह उसे अपनी बंदूक पर बांधा। अंधेरा होते ही 1 घंटे बाद गुस्से से भरी दहाड़ें सुनाई दी। तेंदुआ जाल में फंस चुका था। मैंने बिजली की रोशनी चालू की। तेंदुआ अपने अगले पैरों से जाल को उठाए खड़ा था। मैंने जल्दी में गोली चलाई। मेरी 450 की गोली जंजीर की एक कड़ी पर लगी और उसे तोड़ दिया। अब तेंदुआ खूंटी से आजाद था। वो खेत में लंबी छलांगे मारता भागा। जाल उसके पैरों में लटक रहा था। मैंने दूसरी गोली चलाई। इबॉटसन ने अपनी बंदूक से 2 जानलेवा गोलियां दागी, लेकिन सब चूक गई। बंदूक में गोली भरते समय मेरी लाइट हिल गई और फिर काम करना बंद कर दी। तेंदुए की दहाड़ और हमारी 4 गोलियों की आवाज सुनकर रुद्रप्रयाग बाजार और आसपास के गांवों से लोग निकल पड़े, हाथों में लालटेन और चीड़ की मशालें। हम चिल्लाते रहे, दूर रहो, लेकिन शोर इतना था कि कोई सुन नहीं सका। मैं अंधेरे में पेड़ से नीचे उतरा। बंदूक हाथ में थी। इबॉटसन ने पेट्रोल लैंप जलाया और उसे रस्सी से नीचे भेजा। फिर वो भी नीचे आया। हम दोनों उस दिशा में बढ़े जहां तेंदुआ गया था। खेत के बीच में एक चट्टान का उभार था। हम वहां पहुंचे। इबॉटसन ने लैंप ऊपर उठाया। मैं बंदूक ताने उसके साथ चला। उस उभार के पार एक गड्ढा था और उसी में हमें घूरता हुआ, कुर्राता हुआ तेंदुआ बैठा था। कुछ ही मिनटों में मेरी गोली उसके सिर में जा धंसी और फिर चारों ओर से भीड़ उमड़ पड़ी, खुशी से झूमती, नाचती। उस डरावने दुश्मन के चारों ओर, जो अब सिर्फ एक कहानी बन चुका था, जो जानवर मेरे सामने मृत पड़ा था, वो एक असाधारण आकार का नर तेंदुआ था। पिछली रात उसने एक दीवार तोड़ने की कोशिश की थी, एक इंसान तक पहुंचने के लिए, और उसे उसी इलाके में गोली मारी गई थी जहां दर्जनों लोग मारे जा चुके थे। हर वजह थी मान लेने की कि यही था रुद्रप्रयाग का आदमखोर, लेकिन मेरा मन मानने को तैयार नहीं था। सच है, उस रात अंधेरा था और मैंने तेंदुए की बस एक धुंधली परछाई देखी थी। फिर भी मैं यकीन से कह सकता था, जो जानवर अब रस्सियों से बांधा जा रहा था, वो वही नहीं था। इबॉटसन आगे आगे चल रहे थे, पीछे तेंदुए को उठाए लोग और उनके पीछे सैकड़ों की भीड़। हम बाजार होते हुए बंगले की ओर बढ़े। मैं उस भीड़ में अकेला था, जो नहीं मानता था कि रुद्रप्रयाग का आदमखोर मर चुका है। जैसे जैसे मैं पहाड़ी से लड़खड़ाता हुआ नीचे उतर रहा था, मेरी सोच एक पुराने वाकये की ओर चली गई, जो मेरे बचपन में हमारे शीतकालीन घर के पास हुआ था। वो कहानी मैंने सालों बाद एक किताब में पढ़ी थी, शायद ब्रेव डीड्स या ब्रेवेस्ट डीड्स। उसमें 2 लोग थे, स्मेटन इंडियन सिविल सर्विस से और ब्रेडवुड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। एक तूफानी रात, जब रेलवे नहीं था, वो लोग मुरादाबाद से कालाढूंगी डाक गाड़ी में जा रहे थे। एक मोड़ पर उनकी गाड़ी एक बिगड़ैल हाथी से टकरा गई। हाथी ने ड्राइवर और दोनों घोड़ों को मार डाला और गाड़ी पलट दी। ब्रेडवुड के पास बंदूक थी। जब वो उसे केस से निकाल रहा था, जोड़ रहा था और लोड कर रहा था, स्मेटन गाड़ी पर चढ़ा और एकमात्र सही सलामत तेल वाली लालटेन को निकाल लाया। फिर उसने वो लालटेन सिर के ऊपर उठाई और हाथी के माथे पर रोशनी डाली ताकि ब्रेडवुड उसे मार सके। हाथी और तेंदुए में फर्क था, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो एक घायल पागल तेंदुए के सामने सिर के ऊपर लालटेन लेकर खड़े हो जाएं और अपनी जान एक साथी की गोली पर छोड़ दें। उस रात पहली बार वर्षों में रुद्रप्रयाग के हर घर का दरवाजा खुला था। औरतें, बच्चे सब बाहर खड़े थे। हर कुछ कदम पर तेंदुए को नीचे रखा जाता ताकि बच्चे उसे देख सकें। गली के आखिरी छोर पर हमारी भीड़ लौट गई।
और तेंदुआ विजय के प्रतीक की तरह बंगले तक पहुंचा। बाद में कैंप में नहाकर लौटने के बाद इबॉटसन और मैं देर तक बहस करते रहे। क्या ये वही आदमखोर था? कोई किसी को मना नहीं सका। अंततः तय हुआ, इबॉटसन को पौड़ी लौटना था और मैं थक चुका था। अगला दिन तेंदुए की खाल उतारने और सुखाने में जाएगा और उसके बाद हम कैंप समेट कर पौड़ी के लिए निकलेंगे। सुबह से लेकर शाम तक पास पड़ोस के गांवों से लोग आते रहे तेंदुए को देखने। ज्यादातर लोगों ने दावा किया यही था वो आदमखोर। इबॉटसन का विश्वास बढ़ता गया कि वो सही हैं और मैं गलत। लेकिन मैंने 2 बातें मनवा ली। पहली, इबॉटसन ने लोगों को चेताया कि सावधानी कम न करें, और दूसरी, उसने सरकार को तार नहीं भेजा कि आदमखोर मारा जा चुका है। उस रात हम जल्दी सो गए। सुबह तड़के निकलना था। मैं अंधेरे में ही उठ गया था और चाय पी रहा था जब सड़क पर आवाजें सुनाई दी। इतनी सुबह सड़क पर कोई हो, ये असामान्य था। मैंने आवाज लगाई, कौन है? 4 आदमी ऊपर चढ़कर मेरे कैंप में आए। उन्होंने बताया पटवारी ने उन्हें भेजा है। एक और हत्या हो चुकी थी। एक महिला को मार डाला गया था उसी आदमखोर ने। घटना चटवा पीपल पुल से 1 मील दूर नदी के उस पार हुई थी। मैं तुरंत इबॉटसन के बंगले पहुंचा। वो दरवाजा खोल ही रहा था चाय लेने के लिए। उसने पौड़ी जाने का इरादा वहीं रद्द कर दिया। हम जीन के बिस्तर पर बैठे, सामने फैला था एक बड़ा नक्शा, हाथों में चाय और मन में फिर एक नई योजना। इबॉटसन के पास सिर्फ 2 दिन और 2 रातें थीं। मैंने नैनीताल भेजा हुआ तार वहीं रद्द कर दिया। रेल से नहीं, अब मैं उसी रास्ते से पैदल लौटने वाला था जहां मौत फिर से दस्तक दे चुकी थी। गांव को नक्शे पर ढूंढ लिया गया, वही गांव जहां महिला मारी गई थी। मैं अपने कैंप लौटा, आदमियों को नए आदेश दिए, सामान बांधो और उन 4 लोगों के साथ चल पड़ो जिन्होंने मौत की खबर दी थी। जीन को रुद्रप्रयाग में ही रहना था, इसलिए नाश्ते के बाद इबॉटसन और मैं 2 घोड़ों पर रवाना हुए, एक गल्फ अरेब और एक अंग्रेजी घोड़ी। दोनों इतने पक्के कदमों वाले थे कि जैसे पहाड़ों की सांसों को पहचानते हों। हमारे पास थी बंदूकें, एक नीली ज्वाला वाला स्टोव, पेट्रोल लैंप और कुछ राशन। साथ था इबॉटसन का एक साइज, एक उधार के घोड़े पर, जो हमारे घोड़ों के लिए चारा लेकर चल रहा था। हमने अपने घोड़े चटवा पीपल पुल पर छोड़ दिए, वही पुल जो उस रात बंद नहीं हुआ था और तेंदुआ नदी पार कर गया था। पहले ही गांव में एक और शिकार कर चुका था। पुल पर एक गाइड हमारा इंतजार कर रहा था। वो हमें एक खड़ी चढ़ाई से ऊपर ले गया, फिर एक घास से ढकी ढलान पर, और फिर नीचे एक गहरी घने जंगल वाली घाटी में। वहां एक छोटी सी नदी बह रही थी। वहीं हमें मिला पटवारी और 20 आदमी जो एक शव की रखवाली कर रहे थे। शव था एक सुंदर मजबूत युवती का, उम्र कोई 18-20 साल। उसका चेहरा जमीन की ओर था, हाथ शरीर के पास। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और तेंदुए ने उसे पैरों से लेकर गर्दन तक चाट डाला था। गर्दन पर थे 4 गहरे दांतों के निशान। ऊपरी और निचले हिस्से से कुछ ही मांस खाया गया था, लेकिन दृश्य इतना भयावह था कि सांसें थम जाएं। जैसे ही हम ऊपर चढ़े, ढोल की आवाजें सुनाई दी, वही ढोल जो शव की रखवाली कर रहे लोग बजा रहे थे। दोपहर के 2 बजे थे और तेंदुए के आसपास होने की कोई संभावना नहीं थी, इसलिए हम गांव की ओर बढ़े चाय बनाने के लिए। साथ में पटवारी और रखवाली करने वाले लोग भी थे। चाय के बाद हम उस घर को देखने गए जहां लड़की मारी गई थी। एक पत्थर का छोटा सा घर, सिर्फ एक कमरा, चारों ओर सीढ़ी नुमा खेत, 2 से 3 एकड़ में फैले हुए। उस घर में रहती थी वो लड़की, उसका पति और उनका 6 महीने का बच्चा। हत्या से 2 दिन पहले लड़की का पति पौड़ी गया था एक जमीन के विवाद में गवाही देने। घर की जिम्मेदारी उसने अपने पिता को सौंप दी थी। उस रात जब लड़की और उसके ससुर ने रात का खाना खा लिया और सोने का समय करीब था, लड़की जो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, उसे अपने ससुर को सौंपती है।
दरवाजा खोलती है और बाहर निकल जाती है शौच के लिए। पहाड़ों के घरों में कोई शौचालय नहीं होता। बच्चा मां से दूर होते ही रोने लगा, और अगर बाहर कोई आवाज भी होती तो ससुर नहीं सुन पाता। रात खूब अंधेरी थी। कुछ मिनट बाद ससुर ने लड़की को आवाज दी। कोई जवाब नहीं मिला। फिर दोबारा पुकारा। घबरा कर उठे और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। शाम को बारिश हुई थी और उस भीगे मैदान में उस रात की कहानी को समझना आसान था। बारिश थमने के बाद तेंदुआ गांव की दिशा से आया। एक चट्टान के पीछे छिप गया। दरवाजे से 30 गज दूर। वहां वो कुछ देर तक पड़ा रहा। शायद लड़की और ससुर की बातचीत सुनता रहा। जब लड़की ने दरवाजा खोला, वो दाएं तरफ बैठ गई, पीठ तेंदुए की ओर। तेंदुआ चट्टान के दूसरी ओर से रेंगता हुआ आया, पेट जमीन से सटा हुआ। 20 गज की दूरी तय की और घर की दीवार से सटकर रेंगता हुआ लड़की को पीछे से दबोच लिया। उसे चट्टान तक घसीटा, और जब वो मर चुकी थी, या शायद जब ससुर ने आवाज दी, तेंदुआ ने उसे उठाया। इतनी ऊंचाई पर उठाया कि जमीन पर कोई निशान नहीं छोड़ा। एक खेत पार किया, 3 फुट की ढलान उतरी, फिर एक और खेत पार किया जो एक 12 फुट की खाई पर जाकर खत्म होता था। उस खाई से तेंदुआ कूदा, लड़की को मुंह में दबाए हुए। लड़की का वजन था 11 स्टोन, करीब 70 किलो। लेकिन जब तेंदुआ पगडंडी पर उतरा, उसने शरीर का एक भी हिस्सा जमीन से नहीं छूने दिया। उसकी ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वो मौत को हवा में उड़ाता हुआ ले गया। पगडंडी पार करके तेंदुआ सीधे पहाड़ी से नीचे उतर गया, आधा मील दूर उस जगह तक जहां उसने लड़की को निर्वस्त्र किया था। थोड़ा मांस खाकर उसने उसे छोड़ दिया, एक हरे भरे मैदान में जहां घास थी पन्ने जैसी चमकदार, और ऊपर एक पेड़ जिसकी छत घनी बेलों से ढकी थी। शाम 4 बजे हम वहां पहुंचे, शव के पास बैठने के लिए। साथ थे पेट्रोल लैंप और रात की शूटिंग लाइट। तेंदुआ गांव वालों की खोज और शोरगुल जरूर सुन चुका होगा, इसलिए अगर वो लौटता तो बेहद सतर्क होकर आता। हमने तय किया, शव के पास नहीं बैठेंगे। एक पेड़ चुना, मैदान से 60 गज ऊपर पहाड़ी पर, जहां से पूरा दृश्य दिखता था। वो पेड़ एक बौना ओक था जो लगभग सीधा पहाड़ी से बाहर निकला था। हमने पेट्रोल लैंप को एक गड्ढे में छिपाया, उस पर चीड़ की सुइयां डाली। इबॉटसन पेड़ की 2 शाखाओं के बीच बैठा, जहां से उसे साफ दृश्य मिलता था। मैं पेड़ के तने पर बैठा, पीठ उसकी ओर, चेहरा पहाड़ी की ओर। इबॉटसन को गोली चलानी थी और मुझे सुरक्षा देखनी थी। शूटिंग लाइट काम नहीं कर रही थी, शायद बैटरी खत्म हो चुकी थी। इसलिए योजना थी, जब तक इबॉटसन देख सकता है तब तक बैठे रहेंगे, फिर पेट्रोल लैंप की मदद से गांव लौटेंगे। हमने जमीन की ठीक से जांच नहीं की थी, लेकिन गांव वालों ने बताया था कि शव के पूर्व में घना जंगल है जहां तेंदुआ भागा था। अगर वो उसी दिशा से आता तो इबॉटसन उसे बहुत पहले देख लेता और आसान निशाना मिलता। उसकी बंदूक में टेलीस्कोपिक साइट लगी थी जो न सिर्फ सटीक निशाना देती थी बल्कि हमें आधा घंटा अतिरिक्त रोशनी भी देती थी। कई बार 1 मिनट की रोशनी ही सफलता और असफलता का फैसला करती है। सूरज पश्चिम की ऊंची पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था और हम कुछ मिनटों से छाया में थे। तभी एक काकर, भालू जैसा छोटा हिरन, पहाड़ी से नीचे भागता हुआ आया, गुर्राता हुआ। वो उसी दिशा से आया था जहां से तेंदुए के आने की उम्मीद थी। पहाड़ी के कंधे पर रुक गया, कुछ देर वहीं गुर्राता रहा, फिर दूसरी ओर चला गया। उसकी आवाज धीरे धीरे गुम हो गई। कोई शक नहीं, वो तेंदुए से डरकर भागा था। शायद वहां और भी तेंदुए हों, लेकिन मेरी उम्मीदें जाग चुकी थीं। मैंने इबॉटसन की ओर देखा, वो भी पूरी तरह सतर्क था। उसकी दोनों हथेलियां बंदूक पर थीं। इस तरह रुद्रप्रयाग की घाटियों में मौत और उम्मीद की ये जंग एक बार फिर उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां शिकारी की गोली, तेंदुए की चालाकी और गांव वालों की दहशत एक साथ टकरा रही हैं। जाल बिछ चुका है, लेकिन क्या ये वही आदमखोर था या असली शिकारी अब भी छाया बनकर घूम रहा है?
कहानी अभी बाकी है। अगले भाग में जानिए क्या शिकारी को मिलेगा उस असली नरभक्षी का सुराग। क्या रुद्रप्रयाग की रातें फिर से सुरक्षित होंगी और क्या एक नई योजना उस छुपे हुए खतरे को बेनकाब कर पाएगी। जल्द लौटेंगे हम इस रोमांचक जंगल कथा की अगली कड़ी के साथ। तब तक जुड़े रहिए और अगर कहानी ने आपको रोमांचित किया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब